हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। तो हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट कर लिया था और उसमें हमने देखा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो कि आफ्टर द बर्थ हमें इम्यूनिटी मिलती है। हम जो गेन करते हैं आफ्टर बर्थ, जो भी एक्सपीरियंस के साथ किसी एंटीजन से इंटरेक्शन के बाद हम जो भी गेन करते हैं एक्सपीरियंस, हम उसे क्या कह रहे हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब उसमें भी हमने दो टाइप पढ़े थे, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब क्या है कि जिसमें एंटीजन के साथ इंटरेक्शन हो, फिर चाहे वो वैक्सीनेशन से हो या फिर डायरेक्टली हम उसके कांटेक्ट में रहे, तो हम उससे जो इम्यूनिटी मिलेगी हम उसे क्या कहेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। वैक्सीन भी वही काम करता है। हमें जो वैक्सीन मिलती है, हमें जो वैक्सीनेशन हमारे जो चलता है प्रोसेस, वो भी कैसा है? एक्टिव टाइप का ही इम्यूनिटी, क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहा है? हमारे अंदर इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। हमें एक्चुअली वैसा ही एनवायरनमेंट देता है जैसा कि नॉर्मली किसी एंटीजन के साथ इंटरेक्शन होने पर होगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी कि हम उसमें डायरेक्टली उसको क्या इंजेक्ट करेंगे? एंटीबॉडी इंजेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में। अब हमें मेन पढ़ना है एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी क्या कह रहा है? एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं, उनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जो बेसिकली मेजर कैटेगरी है वो कौन सी है? लिम्फोसाइट्स हैं। ये लिम्फोसाइट भी दो टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैचुरेशन एंड देयर, कि वो कहाँ पर वो बॉर्न हुई हैं और कहाँ पर उनका मैचुरेशन हो रहा है। तो उस बेसिस पर वहाँ पर जो सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, बनती तो कहाँ है? बोन मैरो में बनती हैं। और कुछ ऐसी, उनमें से कुछ सेल्स तो बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होती हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट कहते हैं। बी सेल्स भी कह सकते हो, बी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि थाइमस में जाकर के मैच्योर होती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? टी सेल कहते हैं। टी लिम्फोसाइट या टी सेल हम उसे कहेंगे। उसके बाद हमने कहा था, लिम्फॉइड ऑर्गन की बात कर रहे थे कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं कि जहां पर क्या होता है? ओरिजिन हो रहा है, या फिर उसका मैचुरेशन, या फिर उसका साइट ऑफ, हम क्या कहते हैं? साइट ऑफ इंटरेक्शन। एंटीजन और एंटीबॉडी का जहां पर इंटरेक्शन होता है हम उसे क्या कह रहे हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है लिम्फोसाइट का, एज वेल एज उसका इंटरेक्शन हो रहा है विद द एंटीजन, उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स कह रहे हैं। ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं, ये भी टू टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और ये भी टू टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि इनका ओरिजिन कहाँ हुआ है, मैचुरेशन कहाँ हुआ है, एंड प्रोलिफरेशन कहाँ हुआ है। प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कि ये बी सेल्स हैं, ये मैच्योर हो गई, बॉर्न हो गई। अब इनका प्रोलिफरेशन जो होगा, प्रोलिफरेशन का मतलब है कि अब ये इनके अंदर जब इंटरेक्शन करने के बाद ये डिवाइड होती है, तो हम उसे प्रोलिफरेशन कह रहे हैं। तो ये इनका प्रोलिफरेशन है कि बी सेल इंटरेक्ट करने के बाद ये दो टाइप की सेल बनाएंगी, और टी सेल इंटरेक्ट करने के बाद ये टाइप की सेल बनाएंगी, तो इसे हम प्रोलिफरेशन कह रहे हैं। ठीक है। एक तरह से जब इंटरेक्शन होता है एंटीजन के साथ, तब ये सेल्स बनती हैं। ठीक है। सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट सेल्स। नाउ यहां पर ये दो टाइप की है, प्राइमरी lymphoid organ and secondary lymphoid organ। प्राइमरी lymphoid organ वो है कि जहां पर इनका प्रोडक्शन हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है, ओरिजिन एंड मैचुरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ओरिजिन एंड मैचुरेशन हो रहा है। आ रही बात समझ में? और ऐसे कौन से दो ऑर्गन्स हैं जिनका ओरिजिन, जहां पर ओरिजिन और मैचुरेशन होता है, अभी हम पढ़कर आए हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। ये दो ही ऑर्गन है। ठीक है। आ रही बात समझ में? उसके बाद आ जाते हैं, ये बोन मैरो, यहीं पर ही ओरिजिन होती है, और बोन मैरो में तो दोनों का ही ओरिजिन हो रहा है, लिम्फोसाइट का। फिर
कुछ मैच्योर होती है बी में और कुछ होती है टी में, तो उन्हीं के बेसिस पर हमने उनका नाम रख दिया बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑर्गन की। तो सेकेंडरी ऑर्गन्स वो होते हैं, दिस इज द साइट फॉर इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, या फिर आप यूं कह सकते हो कि यहां पर बी सेल और टी सेल समझने के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है स्प्लीन। मेजर ऑर्गन है स्प्लीन। ठीक है, ये क्या करता है, स्प्लीन पूरी बॉडी को फिल्टर करने का काम करता है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही यहां पर मैच्योर होती हैं, ओरिजिन भी हो रहा है एज वेल एज क्या हो रही है, मैच्योर होंगी, एंड आफ्टर मैच्योरेशन वो कहां जाएंगे, ट्रैवल करके यहां सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में पहुंच जाएंगे। क्या हो रही है, माइग्रेट हो रही है फ्रॉम द प्राइमरी ऑर्गन टू सेकेंडरी ऑर्गन में। ठीक है, और वहां जाकर के रहने लग जाती हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब यहां पर जो हम पहला ऑर्गन देख रहे हैं वो है स्प्लीन है। ये क्या करता है, अभी हम आगे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स एंड जैसे इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस हैं, इंटेस्टाइन में पढ़ा होगा पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स में पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। तो कभी भी ये प्लेस बना रखी है, जगह जगह पर इन्होंने क्या बना रखा है, हेडक्वार्टर्स बना रखा है। आप इसको यूं कह सकते हैं कि जगह जगह इन्होंने वो प्लेस थाना बना रखा है कि वहां से होकर के क्या कोई भी निकलेगा तो पहले चेक पॉइंट्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, चेक पॉइंट्स बना रखे हैं कि यहाँ से कोई भी जाएगा तो बिना चेकिंग के नहीं जा सकता, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो सेल्स हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पर चेकिंग किए बिना नहीं जा सकता। जैसे हमने पढ़ा था लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, ये सारे क्या है, लिम्फेटिक टिश्यूज के, लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट है, लिम्फ नोड एंड द टॉन्सिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, लिम्फेटिक टिश्यूज होती हैं, सेल्स होती हैं, तो फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर भी चेक पॉइंट, लिम्फ नोड जो होते हैं ये क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर चेकिंग की जाती है कि कोई एंटीजन तो नहीं है, अगर एंटीजन है तो वहीं पर इंटरेक्शन हो जाता है। फिर आगे का प्रोसीजर पता चल गया कि यहाँ पर कोई एंटीजन है, फिर वो सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट काइंड ऑफ जगह पर सेल्स के पास पहुंचाई जाती है, जैसे कि बी सेल और टी सेल। ठीक है, वहां पर ऑलरेडी बी और टी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अब वो अपना वहां पर काम करना स्टार्ट करती हैं, प्रोलिफरेट होती हैं इनटू दीज सेल्स। ठीक है, और प्रोलिफरेट होने पर ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं इफेक्टर सेल्स। क्या कहते हैं, इफेक्टर सेल्स कह रहे हैं। So, it provide the site for the interaction of lymphocyte with the antigen and which then proliferate to become effector cells. ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्प्लीन क्या कर रहा है, स्प्लीन जो है पूरी बॉडी का ब्लड फिल्टर करने का काम करता है। यहाँ से पूरा का बॉडी का जो ब्लड है वो यहीं से फिल्टर होके निकलता है, बहुत ही मेजर साइट है। ठीक है, तो क्या करता है, एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द बॉडी बाय ट्रैपिंग द ब्लड एंटीजेंस, ब्लड बॉन्ड जो भी डिजीज है या फिर कोई एंटीजेंस हैं उसको ट्रैप करने का काम कौन करता है, स्प्लीन, है ना, ये है। अब जैसे लिम्फ नोड है, ये भी क्या करता है, लिम्फ नोड पर भी बी एंड टी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये भी एक तरह से फिल्ट्रेशन का काम करती है, ट्रैप करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, एज वेल एज अब यहाँ पर एक और है लिम्फोइड टिश्यूज, लिम्फोइड टिश्यूज। अब ये जो लिम्फोइड टिश्यूज हैं, ये लिम्फोइड टिश्यूज जो हैं कहाँ लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड विद इन द लिविंग सेल्स ऑफ द मेजर ट्रैक्ट्स। लिम्फोइड टिश्यूज कहाँ होंगे, लोकेटेड विद इन द
लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट। मेजर ट्रैक्ट कौन से होते हैं? मेजर ट्रैक्ट होता है इंटेस्टाइन वाला ट्रैक्ट, है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एज वेल एज यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ये मेजर ट्रैक्ट होते हैं जहां पर ये लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्फॉइड टिश्यूज बेसिकली क्या करते हैं? ये कौन से होते हैं? जैसे कि वहां पर लिम्फॉइड टिश्यूज एक लेयर बनाते हैं, जहां पर भी प्रेजेंट होते हैं उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटेस्टाइन में म्यूकस लेयर है, ठीक है, तो वहां पर उसका नाम रख दिया जाता है माल्ट। माल्ट का मतलब है, लिम्फॉइड टिश्यू में एक एग्जाम्पल डाल लो, माल्ट। इसको हम कहेंगे म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। मतलब क्या है? लिम्फॉइड टिश्यू जो कि म्यूकोसल लाइनिंग से अटैच्ड है, एसोसिएटेड है, हम उसको क्या कह रहे हैं? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। और ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? जैसे कि म्यूकोसल लाइनिंग, अब इसका देखो, जैसे हम इनहेल करते हैं, बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम इनहेल भी करते हैं। एयरबॉर्न के साथ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वेरी वेरी माइक्रो, जो कि हमें दिखेंगे भी नहीं, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम इनहेल भी कर लेते हैं। तो वहां पर उस समय जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहां पर भी म्यूकोसल लाइनिंग होगी, तो वहां पर भी लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए हमने कुछ इनहेल किया है, वॉटेवर जो भी हमने इनहेल किया है, एज अ फॉरेन पार्टिकल कुछ गया है अंदर, तो उसको ट्रैप करने का काम कौन करेगा? दीज लिम्फॉइड टिश्यू, है ना, जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है? म्यूकस लाइनिंग के साथ अटैच्ड है। ऐसे ही जैसे इंटेस्टाइन है, हम जो वहां पर भी प्रेजेंट होती है म्यूकसल लाइनिंग, है ना, तो हम जो भी फूड लेंगे तो उस फूड के साथ क्या प्रेजेंट होता है? जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा वहां पर रहते ही रहते हैं, बैक्टीरिया हो, फिर चाहे वो फंगल हो, कुछ भी हो, ठीक है। जो भी फॉरेन पार्टिकल है हम जो इंजेस्ट करते हैं, तो वहां पर भी उसको ट्रैप करने का काम कौन करते हैं? दीज लिम्फॉइड टिश्यूज करते हैं, ठीक है। एज वेल एज यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी, क्योंकि वहां पर भी ऐसे ट्रैक्ट्स, हाँ, क्योंकि जहां से हम बाहर से कोई चीज इनटेक कर सकते हैं, ऐसा कोई रास्ता जहां से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल जा सकता है, तो वहां पर ये लिम्फॉइड टिश्यू काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने ये पढ़ना है कि बी और टी लिम्फोसाइट, तो हमें ये पता चल गया कि दो टाइप की सेल्स हैं जो कि क्या रोल प्ले करती हैं इम्यूनिटी के अंदर। कौन सी है? लिम्फोसाइट की दो सेल्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स हैं। तो बेस्ड ऑन दीज टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अब हमें ये देखना है कि ये किस तरह से रिस्पॉन्स करती हैं दोनों टाइप की सेल्स, ठीक है। ये हमने वीडियो में बात कर रखी है, आप देख लेना। फिर भी मैं यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं ताकि हमारा बैकग्राउंड स्टोरी तैयार हो जाए, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट जो रिस्पॉन्स है वो है सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, CMIS, cellular mediated immune response, as well as AMIS. AMIS, antibody mediated immune response, ठीक है। This is the cellular and this is the antibody. कि जहां पर एंटीबॉडी इन्वॉल्व है उसे हम क्या कह रहे हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड। ऐसा रिस्पॉन्स जिसको कि कौन कवर अप कर रहा है? एंटीबॉडी कवर अप कर रहा है। और ये ऐसा रिस्पॉन्स है जहां पर सेल्स का यूज हो रहा है, इसे हम कह रहे हैं सेलुलर। जो कि सेल के अंदर हो रहा है हम उसे कह रहे हैं, पर्टिकुलर एक सेल इन्वॉल्व हो तो हम उसे कह रहे हैं सेलुलर मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो है ये किस पर बेस्ड होता है? ये रिस्पॉन्स बेस्ड होता है टी सेल पर। किस पर बेस्ड होता है? टी सेल्स पर रिस्पॉन्स बेस्ड होता है 70-80%। किस पर बेस्ड है? 70-80% टी सेल पर डिपेंड करता है ये। अब जैसे ही एंटीजन के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, एंटीजन प्लस टी सेल के साथ इसका इंटरेक्शन होगा तो ये प्रोलिफरेट होगा। क्या होगा? प्रोलिफरेट होगा।
प्रोलिफरेट होगा और प्रोलिफरेट होकर के क्या सेल्स बनाएगा? दीज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स बनेंगी, जिसमें से TH, TH का क्या मतलब है? T हेल्पर सेल। क्या कह रहे हैं हम इसे? हेल्पर, T हेल्पर सेल। और TC का मतलब है साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक या किलर सेल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये किल्ड करने का काम कर रही है। ठीक है। TS का मतलब है सप्रेसर, यानी कि एक बार कोई चीज शुरू होती है तो उसको खत्म भी करना जरूरी है, कोई चीज स्टार्ट हुई है तो उसको एंड भी करना है। एक बार इन दोनों ने काम करना चालू कर दिया तो अब काम तो तब तक ही चलेगा जब तक कि एंटीजन है। एक बार एंटीजन का सफाया हो गया तब इनका कोई काम नहीं, तो इनको सप्रेस करने का काम कौन करेगा? TS सेल्स करेंगी। और जो फोर्थ वन इज मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल क्या करती है? ये मेमोरी सेल जो है याद रखती हैं कि अभी किसने मुझ पर अटैक किया था, किसने मुझ पर अटैक किया था, ये याद रखती है। इसके दिमाग में समझाने के लिए बता रही हूँ कि अपने ब्रेन में फिक्स इसकी इमेज छप जाती है एंटीजन की, कि इस टाइप का एंटीजन अगर दोबारा आया तो वो उसको फटाफट से पहचान लेगा। तो देखो यहाँ पर हम एक चीज और समझेंगे, इसे लिंक करेंगे कि पहली बार कोई एंटीजन आया और उसको पहचाना, 7-8 दिन लग गए उसको पहचानने में, और फिर उसने क्या करा? पहचान भी लिया और इन दोनों सेल्स की मदद से उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया, और फिर क्या बनी? मेमोरी सेल बन गई। इसे हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, है ना, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, हमने पढ़ा था प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ मान लो अब इस मेमोरी सेल को पता है, ठीक है, मेमोरी का मतलब है कि ये एक तरह से याद है ना। जैसे हम फोटोग्राफ्स, हम कहीं जाते हैं तो हम वहाँ की फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं, तो हम मेमोरी हमारे पास रहती है कि हम यहाँ गए थे, है ना, उसी तरह से इसके पास भी मेमोरी रहती है। नाउ वो दोबारा वही एंटीजन फिर से अटैक करता है बॉडी पर, ये वहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो अब मेंटेन क्या रहेगा? ये। तो अब जैसे ही कोई एंटीबॉडी, जैसे ही कोई दूसरा वही एंटीजन अटैक करेगा तो ये पहचान लेगा और विद इन 1 और 2 डेज के अंदर क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्स था उसको टाइम लगता है, पहचानेंगे कि ये कौन है, कहाँ से आया है, ये दिखता कैसा है, मैं इसको मारने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाऊं। तो ये सब काम करने में जब कोई नया एनिमी आता है तो पहले उसको देखना परखना पड़ता है कि इसके पास क्या क्वालिटीज है और ये क्या कर सकता है, तो हम पहले स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ऐसा ही काम पहले सेल करती है, बहुत टाइम लगता है इसे काम करने में। इसीलिए जैसे आपने देखा होगा कि जब आपको कॉमन कोल्ड होता है तो हम कहते हैं 7 दिन में आप ठीक हो जाओगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे दिया जाता है? अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको वायरल एंटीवायरल कोई दवाई नहीं देता है, वो आपको देता है एंटीबायोटिक। लेकिन वो एंटीबायोटिक तो केवल बैक्टीरिया पे काम करेगा। क्या करेगा? बैक्टीरिया पे काम करेगा, एंटीबायोटिक वायरस पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वैसे भी 7-8 दिन में हमारा बॉडी उसको पहचान के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है। आप नहीं भी दवाई लोगे तो भी चलेगा, वो तो हम झेल नहीं सकते, इसलिए हम मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन वो मेडिसिन आपको उसके लिए नहीं देता है, उसके साइड इफेक्ट से बचाने के लिए देता है कि कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं हो जाए आपको। हम लेते हैं कई बार कि हमें जुकाम हुआ, हम डॉक्टर के पास गए और जो डॉक्टर दवाई देता है वो दवाई हमारे उसके साइड इफेक्ट से बचाता है कि मान लो हमें वायरल हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा डाउन हो जाता है। उस समय कोई भी अटैक होता है तो इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, ठीक है, उस समय कोई दूसरा और अटैक ना हो जाए, इसलिए हम उसको पहले ही एक एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसलिए उसको टाइम लगता है, 7 डेज का टाइम लगता है अराउंड। कॉमन कोल्ड की बात करें तो 7 डेज में 3-4 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, वो बना लेता है, ठीक है। फिर भी आप कहोगे कि अब कोल्ड जब एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये 9th क्लास की 9th 10th क्लास की बुक में लिखा हुआ है
11th में भी पढ़ा होगा, चलो 9, 10 छोड़ो, वो तो किसको याद रहता है, 11th में भी है, वायरस वाला चैप्टर नहीं है क्या, है ना। वायरस का स्ट्रक्चर पता है कि कैसा होता है, वो अपने बाहर के स्ट्रक्चर को हर बार चेंज करता रहता है, वेरिएबल होता है उसका स्ट्रक्चर, जो कैप्सूल होता है बाहर का वो चेंज होता रहता है। वो क्यों, बहुत टाइम लगता है, दैट्स व्हाई एड्स के लिए अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं बना है, उसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बना है, क्योंकि वो हर बार अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, इतना वेरिएशन है, वो हर बार अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, हर बार पहचानने में उस दिक्कत होगी। आ रही बात समझ में। तो ये स्टोरी है, ठीक है। तो ये थी टी सेल बेस्ड थी, है ना। थोड़ा सा स्पेस फिर भी कहीं छोड़ देना, मान लो दोबारा जब वीडियो देखोगे तो थोड़ा थोड़ा मतलब दूर दूर लिखो कि अगर कुछ ऐड ऑन करना हो तुम्हारे पास नोट्स भी आएंगे, कुछ ऐड ऑन करना हो तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस रखना, खुला खुला रखो। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि टी हेल्पर सेल, ये वैसे मैंने बता दिया फिर भी बता देती हूँ कि टी हेल्पर सेल क्या करता है। टी हेल्पर सेल एक्टिवेट करता है बी सेल को, ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ये जो सेल्स हैं ये आपस में, जितनी भी इम्यून सेल्स हैं आपस में एक टाइम पर साइमल्टेनियसली किसी ना किसी तरह से एक दूसरे को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि तू भी आजा, तू भी आजा, मिलकर के काम करेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये मिलकर के कोई अकेला काम नहीं करता है, तो यहाँ पर और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये अभी हमारे पास डिटेल में नहीं जाना है, हमारे पास हमारा जो सिलेबस है हम उसी के ऊपर ही स्ट्रिक्ट रहेंगे। सो यहाँ पर ये एक्टिवेट करता है बी सेल और टी सेल्स को, और एज वेल एज क्या करता है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे प्रोटीन नेचर के कुछ पार्टिकल्स उनको रिलीज करता है, उनको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन एंड साइटोकाइन्स। ये प्रोटीन नेचर के कुछ स्टिमुलेट्स होते हैं और ये कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं एक तरह से, ये कुछ सीक्रेशन करती हैं टी हेल्पर सेल। अब ये टी हेल्पर सेल आपस में ये खुद भी डिवाइड होती रहती है, ठीक है। नाउ टीसी सेल, टीसी सेल का मतलब है साइटोटॉक्सिक, ये करती है सेल्यूलर इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी, ठीक है। डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल, मान लीजिए कि कोई सेल है, इस सेल में कोई एंटीजन एंटर कर गया है, तो ये क्या करेगा, ये उस पूरी जो हेल्दी सेल है उस हेल्दी सेल के अंदर कोई एंटीजन एंटर कर चुका है, तो इस सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा, टीसी सेल, इसलिए किल्ड, इसे हम कह रहे हैं साइटोटॉक्सिक और द किलर सेल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टीएस, बता ही दिया, सप्रेस करने का काम करेगा। मेमोरी सेल यहां पर भी बनेगा, सेम मेमोरी सेल्स भी बनेगा। अब ये मेमोरी सेल्स जो हैं ये भी मेंटेन्ड रहती है, बॉडी के अंदर मेंटेन रहती है। अगर आपको थोड़ा ध्यान हो कि लिम्फोइड टिश्यूज, इनका भी क्या होता है, एक लाइफ स्पान होता है, ठीक है, लाइफ स्पान होता है। तो ये क्या करती है, कंटिन्यूसली डिवाइड होती है ना, डाई होने से पहले डिवाइड होंगी, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं सेकंड, द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का क्या मतलब है कि एंटीबॉडी बनेगी यहां पर। अब देखो क्या होता है, अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए, और एंटीबॉडी बनाने का काम कौन कर रहा है, यहां पर बी सेल्स करेंगी। क्या करेंगी, बी सेल। तो इसका मतलब है कि ये बी सेल पर डिपेंड होती हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स, दिस रिस्पॉन्स इज डिपेंड ऑन द बी लिम्फोसाइट, और ये परसेंट होता है, वेटेज होता है 10 to 20%, ठीक है। और ये क्या करती है, इट सीक्रेट्स, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सीक्रेट्स एंटीबॉडी। वो जो एंटीबॉडी होती है अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक मैंने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, वीडियो में कुछ इश्यूज थे व्हाटएवर, तो मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट सारा बता दिया, ठीक है। तो बस आपको एक बार उसको वापस थॉरली एक बार देखना ही होगा, ठीक है। रफ कर दो इसे। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है
स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब देखो यहां पर एंटीबॉडी क्या है, कौन बनाता है? सीक्रेटेड बाय बी सेल, और मोर अप्रोप्रिएटली हम लिखेंगे बी लिम्फोसाइट, क्योंकि हम कई बार लास्ट में एग्जाम में यही मिस्टेक करते हैं, बी सेल तो लिख देते हैं, फिर जब वहां पे लिम्फोसाइट लिखा आएगा तो वहां कंफ्यूज होंगे कि यार लिम्फोसाइट कौन सी है ना। तो यहां पर हम कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, वो तो मैं अपनाती हूँ कि मुझे ज़्यादा नहीं लिखना पड़े, तो बी सेल फटाफट से लिख दिया। खैर आप लोग मत करिए, मैं भी नहीं करूँगी। बी लिम्फोसाइट, आगे सेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो अब ये क्या होती है? ये होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। आ रही बात समझ में? अब देखो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रोटीन पोर्शन है दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन नेचर है, तो हमने इसका नाम रख दिया क्योंकि ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, एज वेल एज जो प्रोटीन है वो कौन सा है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। कैसा है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। अगर आपने बायोमॉलिक्यूल्स 11th क्लास में पढ़े हों तो आपको ध्यान होगा कि प्रोटीन्स जो हैं वो कैसे होते हैं, शेप के हिसाब से भी पढ़ा होगा। बहुत सारे प्रोटीन्स आपने पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो दैट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जनरली काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड होता है, स्पेरिकल ग्लोब्यूलर टाइप में होता है। कुछ तो होते हैं फाइबर टाइप में होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, तो वो तो होते हैं फाइब्रस, और कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? स्पेरिकल, है ना, राउंडेड शेप में होते हैं, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? ग्लोब्यूलर। ठीक है। सो जैसे कि हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था, हीमोग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है। ठीक है। सो दिस ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पर कह रहे हैं इम्यूनो ग्लोब्यूलिन। इन एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। को कई जगह पर आपको हो सकता है कई बार एंटीबॉडी की जगह क्या कह दिया जाए? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। बात एक ही है, ठीक है, लेकिन हम बहुत ही कॉमन शब्द इस्तेमाल करते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, हम बार बार ये नहीं कहेंगे। अब इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है उसे हम शॉर्ट में आईजी लिखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज करती है। इनका अलग अलग शेप होता है। शेप तो खैर अलग नहीं होता है, साइज डिफरेंट होता है। साइज कैसा होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है। एज वेल एज इनकी चेन्स जो होती हैं उनके अंदर हम देखेंगे वेरिएबल रीजन होता है। इनके अंदर वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है? जो वेरी करता है। तो इनके अंदर वेरिएबल रीजन, एंटीबॉडी के अंदर एक ऐसा रीजन होता है प्रोटीन के अंदर जो कि चेंज होता रहता है, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं। ठीक है। और इन सब के अलग अलग कुछ ना कुछ फंक्शंस है, वो अभी हम देखेंगे कि इनके क्या फंक्शंस है। ठीक है। सो यहाँ पर 5 टाइप्स हैं ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जब भी एंटीजन के साथ इंटरेक्शन होता है तो इनमें से कोई एक बनती है, इनमें से कोई एक बनता है। ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसे याद रख लो, नहीं हो तो गेम्स याद रख लेना। डी साइलेंट, ठीक है, डी साइलेंट है। ये सीक्वेंस याद करोगे तो इसमें एक बेनिफिट भी है। इसका बेनिफिट ये है कि गेम जो मैंने जैसे लिखा है, ऐसे नीचे एरो लगा दोगे तो इसकी कंसंट्रेशन जो है, सॉरी
इसको आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख दो। इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर किसकी सबसे ज्यादा है? IgG की ज्यादा है, ठीक है। A, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद N, फिर उसके बाद D, और इसकी सबसे कम 0.5% इसकी कंसंट्रेशन होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, देखेंगे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर, इसे मैं शॉर्ट में लिखते हैं हम, एंटीबॉडी को हम AB, ठीक है। बुक्स में भी आपको यही देखने को मिलेगा, और एंटीजन को लिखते हैं AG, ठीक है। सो यहाँ पर जो एंटीबॉडी है उसके स्ट्रक्चर में ये क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड, एंड इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 चेन्स होती हैं, जिसमें से 2 हैवी होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। टू हैवी चेन्स होती है और 2 लाइट चेन्स होती है, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। ये देखो, ये क्या है? एंटीबॉडी का हमने बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है एंटीबॉडी का। अब देखो यहाँ पर हमने कहा 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। हैवी चेन का क्या मतलब हो सकता है? कि जिसका साइज ज्यादा हो। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये पूरी स्ट्रीक जो है इसका साइज ज्यादा होगा, तो दिस इज द हैवी चेन एंड दिस इज द लाइट चेन, ठीक है। ये क्या है? हैवी चेन है और लाइट चेन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों ही चेन, हैवी चेन और लाइट चेन, आपस में बॉन्ड बना के जुड़ी हुई रहती हैं, और उसे हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड कह रहे हैं। डाइसल्फाइड इसलिए कह रहे हैं कि 2 सल्फर बॉन्ड जो हैं आपस में मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, जिसको हमने कह दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? दिस इज द एंड रीजन। प्रोटीन में हमेशा आपने देखा होगा 2 रीजन होते हैं। जब बॉन्ड बनता है प्रोटीन के अंदर, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर N होता है और यहाँ पर इस एंड पर C होता है। कैसे होता है? एक एंड पे अमोनिया और दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक। आ रही है बात समझ में? तो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसका अमोनिया जो है आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं, तो बचा क्या? इसका C और इसका N। आ रही बात समझ में? तो ये जो चेन हम पूरी बना रहे हैं, तो 2 एंड होंगे, तो एक एंड तो N होगा और दूसरा एंड C होगा, ठीक है। तो दोनों ही पैरेलल फॉर्म में होते हैं, दोनों के पास ही N और C रीजन है, ठीक है। अब देखो दोनों सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब हैवी चेन के अंदर भी क्या होता है? सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। हैवी चेन है उसमें भी सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, लेकिन वो आपस में ही जुड़े हुए रहते हैं। कैसे जुड़े हुए रहते हैं? आपस में ही, दोनों भी इन दोनों में ही होगा। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहां पर, अब जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की, लिख लिया, बना लिया डायग्राम। अब देखो अब देखो यहां पर क्या होता है? ये जो मैंने रीजन डार्क किया है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल रीजन।
क्या कह रहे हैं? वेरिएबल रीजन। ये वो रीजन है जो कि वेरी करता है डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज के अंदर, नॉट एंटीजन, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, हमने 5 एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर देखे थे, है ना? तो वो वेरी कहाँ करते हैं? दिस रीजन में। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हम इसे कह रहे हैं, अब देखो इनके नाम। ये वेरिएबल रीजन किस चेन का है? ये वेरिएबल रीजन लाइट चेन का, तो मैं इसको VL लिख सकती हूँ और इसे मैं लिख सकती हूँ VH, एज वेल एज इसे लिखेंगे हम लाइट चेन का और इसे हम लिखेंगे VH ना। बाकी का जो रीजन है दैट इज कांस्टेंट, यहां पर भी आपस में ये जुड़े हुए रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, एंड ये जो रीजन है ये पूरा कांस्टेंट रीजन है। क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, HC रीजन जिसको हम कह रहे हैं, क्या है ये? HC, हैवी चेन का आ रही बात समझ में? ऐसे ही बना दो, इसे लाइन खींच दो बस, रगड़ ऐसा पूरा खराब क्यों कर रहे हो पेज? ठीक है, ये याद हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये कुछ भी नहीं है इसमें। 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। लाइट चेन बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ है। वेरिएबल रीजन है, यहीं पर चेंज होगा, बाकी पूरा कांस्टेंट है। आ रही है बात समझ में? डाइसल्फाइड से हमेशा इसमें क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि इनके अंदर कौन से बॉन्ड से ये आपस से ज्वाइंटेड रहते हैं, इनके अंदर स्टेबिलिटी कौन सा बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो जनरली प्रोटीन्स के अंदर भी हमेशा जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला बॉन्ड होता है वो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप मुझे ये पता करके लाओगे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, आपके लिए होमवर्क है छोटा सा, डाइसल्फाइड बॉन्ड किन 2 अमीनो एसिड के बीच में बनेगा? अमीनो एसिड, यहां पर सल्फर होना चाहिए उस अमीनो एसिड के पास। क्या होना चाहिए? सल्फर होना चाहिए, तभी तो डाइसल्फाइड, और दोनों के पास होना चाहिए और आमने सामने होने चाहिए। तो ऐसे कौन से अमीनो एसिड है जिनके पास सल्फर प्रेजेंट होता है? आप मुझे ये कल बताएंगे, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, वहीं लिख लो, वहीं पीछे मत लिखो, वहीं लिखो क्वेश्चन। Which amino acids are involved in disulfide bond? ठीक है, अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट और क्या बात हो सकती है। देखो, ये तो था एंटीबॉडी। अब हमने कहा कि इंटरेक्शन करता है किसके साथ? एंटीजन के साथ। तो एंटीजन से इंटरेक्शन कौन सा रीजन करेगा? वेरिएबल रीजन जो है वो एंटीजन के साथ क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। नाउ ये जो रीजन है, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, हम इसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दिस इज द, ये जो है रीजन, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पर एंटीजन इसके साथ, या ये एंटीजन पे जाकर के चिपक जाएगा, हम इसे कह रहे हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, और इसे हम मोर स्पेसिफिकली कहते हैं पैराटोप। क्या कह रहे हैं? ये दिखाई दे रहा है क्या दूर से ये कलर? पैराटोप हम इसे कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पैराटोप। और ये दोनों ही जगह प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखो, तो एंटीबॉडी का जो वो रीजन जो कि एंटीजन के साथ जाकर के बाइंड होता है, हम उसे पैराटोप कह रहे हैं। पैराटोप इज द रीजन, वो रीजन है जहां पर एंटीजन बाइंड होता है। लिख लिया है कि नहीं लिखा है? एंटीजन वो वहां पर जाकर के बाइंड होता है। ठीक है, अब एंटीजन का वो रीजन जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं एपिटोप। लिख लो, उसे हम कहते हैं एपिटोप। नाम कई बार जनरली यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना, पैराटोप हम किसको कह रहे हैं? एंटीबॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है।
एंड एपिटोप होगा, इट इज रिलेटेड टू द एंटीजन। आ रही है बात समझ में? नाउ अब देखो यहां पर एक दो टर्म है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं एफ फैब रीजन। बेसिकली ये नीचे लिखा हुआ है, लोअर स्क्रिप्ट है। आ रही बात समझ में? और इसे हम कहते हैं एफ सी रीजन। ये जो बाकी बचा हुआ जो है इसे हम कहते हैं एफ सी रीजन कहते हैं। ये बेसिकली बना क्या है, ये हमने इसको एफ ए बी और एफ सी रीजन क्यों कहा है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमें ये पता करना था कि एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि एंटीजन के साथ अटैच्ड होता है। अब हमें ये तो पता है कि एंटीजन इसके साथ जाके अटैच्ड होता है, लेकिन अब ये तो केवल इतना सा हिस्सा ही अटैच्ड होता है, तो बाकी का किस काम का है? तो उन्हें ये चेक करना था कि कौन सा, क्या ये पूरा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है या फिर इतना ही हिस्सा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं यहां से हटा दूं, तोड़ दूं तो क्या होगा, है ना। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूं कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे थे और उन्होंने देखा, तो यहां से इसको ट्रिप्सिन से कट किया। प्रोटीन को हम जनरली ट्रिप्सिन पैप्सिन से हम काट के देखते हैं। ये यहां से काटने पर क्या हुआ कि एंटीजन ने, इसने एंटीजन के साथ तो इंटरेक्शन किया लेकिन एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। प्रेसिपिटेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाइंड तो हो गए लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, तो इस रीजन को इसलिए वहां पर नाम दे दिया फ्रेगमेंटेड एंटीबॉडी रीजन, कि ये वो रीजन है जहां पर एंटीबॉडी, अब ये भी पता चल गया कि एंटीबॉडी बाइंड हो गया, और ये वाला रीजन जो है कांस्टेंट रीजन, ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो इसलिए एफ सी रीजन नाम दे दिया, ठीक है। बस हमें तो इतना पता होना चाहिए कि एफ बी रीजन कौन सा है। एफ बी रीजन वो रीजन है जहां पर एंटीबॉडी बाइंड होती है, ठीक है। सो हम कह रहे थे कि ये रीजन जो है दैट इज द एफ ए बी रीजन है, एंड दिस इज द जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसे हम एफ सी रीजन कह रहे हैं। तो एफ बी रीजन से ही क्या हो रहा है, एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन आकर के उससे बाइंड करता है, वहीं पर वो रीजन प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब ये देखो, हम इसे कहते हैं, मान लीजिए, अब मुझे बताइए इस स्ट्रक्चर में कितनी जगह पर एंटीजन बाइंड हो सकता है? 4 जगह पे। ये पूरा रीजन है, यहाँ पर एक ही एंटीजन, दो जगह पर, है ना। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, 2 जगह पर। हम इसे कहेंगे मोनोमेरिक एंटीजन, सॉरी एंटीबॉडी, क्या कहेंगे, मोनोमेरिक। अब मुझे बताओ पेंटामेरिक क्या होगा? पेंटामेरिक के अंदर कितने एंटीजन आकर के बाइंड हो सकते हैं? मोनोमेरिक में 2 थे, 10 थे ना, ठीक है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो पेंटामेरिक इज द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट है। और ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है? दैट इज द आईजीएम। आईजीएम जो है वो कैसा है? पेंटामेरिक, अभी हम लिखेंगे पेंटामेरिक है, ठीक है। पेंटामेरिक का मतलब है कि इसकी 5 ऐसी आर्म्स हैं जिस पर कि बाइंड हो रहा है वो। सो हम ये कह रहे हैं कि पेंटामेरिक फॉर्म है, और ये पेंटामेरिक फॉर्म, अब मुझे बताओ इसका फिर स्ट्रक्चर कैसा होगा पेंटामेरिक होने के लिए? ये तो वाई शेप्ड है, अलग अलग हो जाएगा, ऐसे
ऐसे ही कुछ यहाँ पर जाकर के यूँ ऐसे बन जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये पूरे 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 4 हो ना, 5 एक गलत बना दिया। इसको सर्कुलर कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज द पेंटामेरिक फॉर्म। आ रही है बात समझ में? 1 2 3 4 5 आ रही है बात समझ में? और यहाँ पर लग जाएगी नाइट चेन, हेड चेन, ठीक है। दिस इज द पेंटामेरिक फॉर्म, ठीक है। अब देखो, अब हमें देखना है एंटीबॉडी के क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। 3 चीज फंक्शंस होते हैं एंटीबॉडी के। अच्छा, तो अब हम देख रहे हैं फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी देख रहे हैं अब हम। सो यहाँ पर फंक्शंस क्या हैं? 3 मेजर फंक्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज एग्लूटिनेशन, सेकेंड जो है ऑप्सोनाइजेशन, and the third one is neutralization. ठीक है। अब देखो इनमें क्या होता है एग्लूटिनेशन के अंदर। एग्लूटिनेशन के अंदर एंटीजन क्या होता है? एंटीबॉडी के साथ, सॉरी, एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड हो जाता है। मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है या कोई सेल है, कोई भी पैथोजन है, उस पैथोजन पर मान लीजिए कोई, हमने पढ़ा था कि कुछ सेल टू सेल रिकॉग्निशन होता है, उसके लिए या तो कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ रहता है ना, या फिर कोई प्रोटीन लगा हुआ रहता है। मान लीजिए इसके पास कोई प्रोटीन है इसकी सेल पर और ये इसको पहचान सकता है हमारा एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी पहचान सकता है तो ये क्या करेगा, ये एंटीजन सॉरी एंटीबॉडी जो है इसके साथ हम इसको ऐसे साइन बनाते हैं शॉर्ट में, इसके साथ जाकर के बाइंड हो जाता है। ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाते हैं, एक तरह से एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। हम इसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एग्लूटिनेशन कह रहे हैं, ठीक है। कि ये उसकी सरफेस पर जाकर के बाइंड होकर के उसको चारों ओर से घेर लेते हैं, इसे हम कहते हैं एग्लूटिनेशन हम कहते हैं। एक हम एग्लूटिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं। अगर आपने ये देखा पढ़ा हो एक्सपेरिमेंट हीमोग्लोबिन वाला, सॉरी ब्लड ग्रुप वाला, ब्लड ग्रुप्स में हम चेक करते हैं, ये कॉन्सेप्ट देखो यहाँ से आया है कि ब्लड ग्रुप जो है अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी ओ और ए बी, ठीक है। तो हम ए वाले को बी का नहीं चढ़ाते, बी वाले को ए का नहीं चढ़ाते, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि उसके पास जो एंटीजन है और एंटीबॉडी जो है वो डिफरेंट है ना, डिफरेंट है, सेम होनी चाहिए, दैट्स वाई हम उसको ऐसा चढ़ाते हैं। तो अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो 11th में पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें एग्लूटिनेशन होता है। अगर आपने ए वाले के साथ बी को मिक्स कर दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, एग्लूटिनेट हो जाएंगे। एग्लूटिनेट का मतलब है कि मान लीजिए ये बॉडी का एंटीजन था और उसको उसका एंटीबॉडी मिल गया, ठीक है। आ रही बात समझ में? अच्छा मुझे बताओ ए के अंदर और ये बी है, इसके अंदर कौन सा एंटीजन होगा? इसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा और एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। एंटीबॉडी ए होगा। 11th तो पढ़ के आए हो बच्चों?
जेएनटी छोड़ा तो भूल गए तुम? कैसे भूल गए? एंटीबॉडी को तो उसके अंदर ही है, तो No. हो गया। देखो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है इट डिसाइड्स बाय ओनली द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन। ब्लड ग्रुप डिसाइड्स ओनली बाय द एंटीजन विच एंटीजन प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके बेस पर हम उसका क्या बनाते हैं, ब्लड ग्रुप, हमने ग्रुप बना दिया। सो यहाँ पर इसके पास एंटीजन ए है और तभी इसका नाम ब्लड ग्रुप ए है। बी के पास बी है, ए बी के पास दोनों ही एंटीजन है और ओ के पास एक भी एंटीजन नहीं है। दैट्स व्हाई ओ कैन गिव टू ऑल। हाँ, अब देखो इसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसके अपोजिट होगी। तुम्हें ये याद रखना है केवल कि एंटीजन जो ब्लड ग्रुप है वो हमने इसकी बेसिस पर बनाया है, हमने एंटीजन की प्रेजेंस की बेसिस पर बनाया है। तो एंटीजन की प्रेजेंस कौन सी है, एंटीजन यहाँ पर ए है तभी उसका नाम ब्लड ग्रुप ए पड़ा, ठीक है। और एंटीबॉडी उसकी अपोजिट होगी, दैट इज, इसको स्मॉल से लिखते हैं हमेशा एंटीबॉडी को, एंड दैट इज बी। इसमें होगा ए, इसके पास दोनों है तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास कोई एंटीबॉडी क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसके पास दोनों ही एंटीबॉडीज हैं। अब देखो इसके पास दोनों एंटीबॉडीज है तो ये ए बी को नहीं दे सकता। ये देखो ये दोनों आपस में एग्लूटिनेट हो जाएंगे, बाइंड जाएंगे, चिपक जाना, दैट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। हमारी बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ सकते हो, 11th वाली क्लास या उठा करके देखना, उसमें ये दिया हुआ होगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्लूटिनेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या है, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया लिख लो, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया ब्रैकेट में लिखो एंटीजन। कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया भी समझाऊंगी क्या होता है, ब्रैकेट में लिखो एंटीजन विथ ऑप्सोनिन एंटीबॉडी, ऑप्सोनिन, ऑप्सोनिन एंटीबॉडी ब्रैकेट में लिखो IgG and IgM, facilitates the phagocyte cells, facilitate phagocyte cell, and these antibiotics, sorry, these antibodies or opsonin, these antibodies or opsonin promote phagocytosis, promote phagocytosis by combination with antigen. अब देखो ये क्या कराती है, ऑप्सोनाइजेशन क्या है, ये प्रमोट कराता है, आपको इतना एक वर्ड याद रखना है, फैगोसाइट कराता है, फैगोसाइटोसिस कराता है, ठीक है, प्रमोट। अब ये कैसे प्रमोट करेगा, प्रमोट करने के लिए जैसे हमें कोई सामान पकड़ के लेकर के आना है तो हमें 4 हाथ चाहिए, किसी कमरे में सामान डालना है, पलंग डालना है तो हमें 4 हाथ चाहिए उस पलंग को डालने के लिए। उस पलंग को तुम समझो वो एंटीजन है और 4 हाथ जो है वो एंटीबॉडी है, ठीक है। और कमरा क्या है, फैगोसाइटिक सेल है। आ रही बात समझ में? तो हमने क्या करा, एंटीबॉडी ने क्या करा, चारों ओर से किसको पकड़ लिया, एंटीजन को पकड़ लिया और उसको लेके घसीट के लेके जा रहे हैं किसके पास,
बेसिकली हाँ उन सेल्स के पास लेके जा रहे हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करेंगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये हो रहा है। तो ऑप्सिन, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एंटीजन तो क्या था, कोई बैक्टीरिया था, जो भी था पैथोजन, उससे उसके साथ अटैच्ड हो गए एंटीबॉडी और उसको फिर लेके जा रहे हैं किल करने के लिए किसके पास, फैगोसाइट के पास। दैट इज कॉल्ड द ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, नाउ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एंटीबॉडी जो है, आप लिख लो, एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबॉडी को शॉर्ट में लिखो ना, एंटीबॉडी पूरा क्यों लिखते हो? एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन, न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया by attaching with them, by attaching with them। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन यही है कि बैक्टीरिया उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई टॉक्सिन है, कोई टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन कोई सब्सटेंस हो सकता है और वो सब्सटेंस मान लीजिए जनरली क्या होता है टॉक्सिन, वो भी प्रोटीन नेचर ही होता है। जैसे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो दे न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई प्रोटीन है एज अ टॉक्सिन और उसके ही अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी बना है और वो एंटीबॉडी उसके साथ अटैच होकर के उसको न्यूट्रलाइज कर रही है। अटैच हो जाने के बाद न्यूट्रलाइज कर रही है, डिस्ट्रॉय हो जाता है बाद में। वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस और फंक्शंस ऑफ द एंटीबॉडीज। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। हमने 5 एंटीबॉडी के टाइप पढ़े थे, अभी हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे IgG के बारे में। इसकी परसेंटेज ऊपर आप लिख लो, IgG लिख दो, सॉरी इम्यूनोग्लोबिन लिख लो सीधा, ऊपर कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो परसेंट इन कंसंट्रेशन इन बॉडी, कितनी होगी उसकी, 70 to 80%, वो हम लिखेंगे अब। उसके बाद लिख लो प्रेजेंस कहाँ पर, अक्रेंस कहाँ होती है। अक्रेंस के बाद सबसे लास्ट हेडिंग कॉलम बनेगा इसका फंक्शन का, ठीक है। सो सबसे पहले है IgG, ठीक है। IgG जो है दैट इज इसे हम गामा भी कहते हैं, गामा, अल्फा बीटा गामा, है ना। और कौन सी है, एप्सिलॉन, और है डी को क्या बोलेंगे, डेल्टा, है ना। तो ये उसके नाम पे रखे गए, बेसिकली जी का मतलब गामा ही है। तो इम्यूनोग्लोबिन गामा, अल्फा बीटा, अल्फा का मतलब हो जाएगा A, बीटा का मतलब हो जाएगा B, और गामा का मतलब G, और डेल्टा का D हो जाएगा, E का एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लो 75 से 80% इसका रेशियो होता है, कंसंट्रेशन होता है ब्लड के अंदर। अब लिख लो मोस्ट एंटीबॉडी, मोस्टली अवेलेबल एंटीबॉडी है ये, ठीक है।
Currency. हाँ अक्रेंस में। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। ये क्या है? मेन एंटीबॉडी है। दिस इज द मेन एंटीबॉडी ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर जो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? जी। ब्लड के अंदर की बात कर रहे हैं हम। ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी की प्रेजेंस होगी वो होती है जी होती है। एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब है कि जो सेल्स और टिश्यूज के बीच में जो फ्लूइड होता है उनमें भी IgG ही प्रेजेंट होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है। विच हैज़ कैपेसिटी टू पास थ्रू द प्लेसेंटा। ये वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। लिख लो। ठीक है। मेन IG या मेन एंटीबॉडी ऑफ ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिखो। फंक्शन अभी और है, फंक्शन में लिख लिया है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी एक बार तो चल लिख लो। ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड अक्रेंस बता रही हूँ ना अभी। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है एंड विच हैज़ कैपेसिटी टू पास थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है। नाउ इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है स्टिमुलेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है। प्रोवाइड इम्यून पावर, प्रोवाइड इम्यून पावर टू ह्यूमन एम्ब्रियो, provide immunity power to human embryo and specific linkage with phagocytic cell, specific linkage with phagocytic cell। इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लो 1,46,000 डाल्टन। डाल्टन। ठीक है। डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट है। ठीक है। उसके बाद देखो IgA अल्फा। ठीक है। इसका परसेंट होता है अराउंड 10%। IgA का होता है 10% इसका कंसंट्रेशन इन द ब्लड। प्राइमरी एंटीबॉडी है, लिखो अक्रेंस में लिखो। प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है? जब पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन के बाद वेरी फर्स्ट टाइम जब मदर बेबी को फीड कराती है, जो फर्स्ट मिल्क सीक्रेशन होता है, उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है। एंड विच इज, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA। और प्लेसेंटा के थ्रू जो जाती है दैट इज IgG। ठीक है। क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं कि प्लेसेंटा में कौन सा होता है और कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी जाएगा। इसका यहीं लिख लो, मॉलिक्यूलर वेट है 1,70,000। अक्रेंस में ही लिख लो 1,70,000। प्रेजेंट इन सलाइवा, अक्रेंस में ही लिखो प्रेजेंट इन सलाइवा, म्यूकस एंड अदर सीक्रेशंस।
ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ mucous membrane, protection of mucous membrane and outer surface of the body. ठीक है। उसके बाद देखो IG कौन सा आएगा बताओ? M, IgM। अब ये जो IgM है ये इसका परसेंट होता है 5 से 10%, 5 to 10 के बीच में इसका कंसंट्रेशन रहेगा। ठीक है। टोटल एंटीबॉडीज़ का बात कर रहे हैं। टोटल एंटीबॉडीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ये वाला रहेगा, फिर उसके बाद ये, फिर 5 to 10 का परसेंट इसका रहेगा। ठीक है। अब देखो इसमें अक्रेंस लिखो, ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट एंटीबॉडी generated in response to antigen present in blood plasma, sorry IgM तो है, ओके। कहाँ लिखो? प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, और उसमें लिख दो कि जब एंटीजन के साथ इंट्रैक्शन होता है तो 80% ये वाली होती है। एंटीजन के साथ जब इंट्रैक्शन होता है तो कौन सी वाली एंटीबॉडी ज़्यादा होती है? M। तो वहाँ प्लाज्मा के बाद लिख दो 80%। इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, 1 नहीं 2 भी नहीं, 9,60,000 एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 9,60,000 डाल्टन इसका वेट होता है। ठीक है। और ये पेंटामेरिक होती है, अभी हमने बात करी थी, पेंटामेरिक एंटीबॉडी है, हैवीएस्ट एंटीबॉडी है। ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन लिखो कि इसका क्या फंक्शन होगा। फर्स्ट अपीयर्ड रुको, it promotes यहाँ फंक्शन लिखो, it promotes the strong agglutination which is related to complementary system। सो कुल मिला के यहाँ पर एग्लूटिनेशन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गली यहाँ पर होता है, क्योंकि एंटीजन को क्या करना है? एंटीजन को किसी भी तरह से किल करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ बाइंड होना पड़ेगा, एंड दैट इज फर्स्ट थिंग है जो कि बाइंड होना पड़ेगा, यानी कि एग्लूटिनेशन होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? डी, IgD। ठीक है। IgD जो है इसका परसेंट होता है अराउंड 1 to 3%। कितना है? 1 to 3% इन ब्लड। ठीक है। present in trace amount on the surface of lymphocyte। present in the trace amount on the surface of lymphocyte।
इसका मॉलिक्यूलर वेट है 1,85,000। ठीक है, इसका फंक्शन है एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। Activation of B cell and development and maturation of immune reaction। and पहले तो क्या करेगा, एक्टिव करेगा बी सेल को, देन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को मैच्योर करने का काम कौन करेगा, दैट इम्यूनोग्लोबुलिन डी। एट सबसे लास्ट में अब आ जाएगा IgE। IgE 0.05%, बहुत ही कम अमाउंट में होता है, 0.05% E, प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये रहने दो, नाम लिख लिया ना वैसे भी 0.5%। ठीक है, इसकी यही लिखो, अकरेंस के अंदर लिखो शो स्पेसिफिक लिंकेज विथ मास्क सेल, स्पेसिफिक लिंकेज विथ मास्क सेल। अभी मैं बताऊंगी क्या होता है मास्क सेल एंड बेसोफिल्स, एंड बेसोफिल्स। फंक्शन में लिखो स्टिमुलेशन ऑफ, फंक्शन में लिखो स्टिमुलेशन ऑफ मास्क सेल रिलेटेड टू एलर्जिक रिएक्शन, related to allergic reaction and protection from parasites, and protection from parasites। और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,88,000। $1,88,000। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा था कि बी सेल जो होती हैं, बी सेल जो होती है वो क्या करती हैं, प्लाज्मा सेल बनाती है। सॉरी, बी सेल जो है प्लाज्मा सेल, यानी कि वो आगे चल के क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी बना रही है। तो प्लाज्मा सेल क्या कर रही है, एंटीबॉडी बना रही है। ये एंटीबॉडी ऐसे ही रिलीज नहीं हो जाता है, ये जाकर के बाहर जाकर के सरफेस पर, सेल सरफेस पर जाकर के अटैच हो जाता है, वहाँ पर जाकर के एम्बेडेड हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। ये बाहर ऐसे सरफेस पर लगा रहता है। ठीक है ना, दीज आर द प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं, ऐसे सरफेस पर एंटीबॉडी को लगा देती हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रही थी। और मैंने क्या छोड़ा था, मास्क सेल, है ना। तो देखो, कोई भी जब एंटीजन अटैक करता है, कहीं से भी आया हो, अल्टीमेटली क्या बनना है, एंटीबॉडी बनना है। अल्टीमेटली किसको एक्टिव होना है, एंटीबॉडी तो बनेगा तब जब उसे बनाने के लिए स्टिमुलेट किया जाए। स्टिमुलेट कौन सी सेल होंगी, बी सेल और टी सेल। तो बी सेल और टी सेल आपस में इंटरेक्ट करती है और क्या करती है, एक दूसरे को प्रेरित करती है, स्टिमुलेट करती है, और अल्टीमेटली बी सेल क्या बनाने लग जाता है, एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। ये तब तक एंटीबॉडी बनाता है जब तक। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, वो आपकी बुक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता देती हूँ, इसको रफ कर दूँ। हमने कहा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसमें हमने कहा था कि हर पैथोजन, एवरी एंड ईच पैथोजन के लिए अलग तरीके का स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं, जो प्लाज्मा सेल्स होती है उनके पास उनका डीएनए होता है, और उस डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है एंटीबॉडी बनाने की, और वो एंटीबॉडी कोई सी भी हो सकती है, हर तरह की इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। हमने कहा था एंटीबॉडी के अंदर वेरिएबल रीजन होता है, दिस इज द वेरिएबल रीजन।
और ये वेरिएबल ये बनाता जाता है। अब ये क्या करता है, दिस इज अ हिट एंड ट्राई केस। यहाँ एंटीबॉडी के अंदर जब एंटीबॉडी बनेगा दैट इज अ प्रोटीन, प्रोटीन बनता है। अगर आपको ध्यान हो तो प्रोटीन के अंदर जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक चीज आती है स्प्लाइसिंग, प्रोटीन स्प्लाइस होता है, प्रोटीन के अंदर चेंज होता है। प्रोटीन के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। स्ट्रक्चर बनने के बाद उसमें कुछ चेंजेस बनते हैं। एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए में क्या होता है, कुछ चेंजेस बनते हैं। अगर आपने मुझे बता दो आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है स्प्लाइसिंग? ओके फाइन, कोई बात नहीं, पीछे की स्टोरी कवर करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज द एमआरएनए। एमआरएनए में हम जानते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। स्टार्ट कोडोन AUG होता है हमेशा और स्टॉप कोडोन UAA होता है। 3 तरह के स्टॉप कोडोन होते हैं, हमें उस पर नहीं जानना, ठीक है। अब देखो प्रोटीन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एमआरएनए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और उससे एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और वो एमआरएनए जो होगा वो अलग अलग तरीके से बनता है। जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे बनता है कि इसके पास 2 एलील हैं और वो आपस में क्या करते हैं, हमें बस चलो इतना समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। हमें तो इतना समझना है कि ये आपस में स्प्लाइस होते हैं। स्प्लाइस होते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे इतना ही हिस्सा काम में लेना है, ये तो पूरा एमआरएनए है लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही हिस्सा काम में लेना है, तो मैं इसको करूँगी कट यहाँ से, एक कट यहाँ से मारूंगी और इतना वाला एमआरएनए मुझे मिल जाएगा और फिर उतना ही, और वही एमआरएनए मेरे काम का है और उससे मैं प्रोटीन बनाऊंगी। इसे हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि दिस इज द डीएनए। यहाँ पर डीएनए के अंदर ये जो रीजन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आ रही बात समझ में, ये कौन सा रीजन है, एंटीबॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, और इसके पास सारे एंटीबॉडी बनाने के लिए क्या है, जीन्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जो हमने 5 टाइप पढ़े थे, ठीक है। सो हमने कहा हमारा मुद्दा ये है कि हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। अब देखो ये हिट एंड ट्राई वाला केस होता है कि कोई एंटीजन आया, वो एंटीजन किस टाइप का था, तो ये क्या करता है, पहले तो ये एंटीबॉडी बना के देखता है, बनाता जाता है। उसने करीबन 100 एंटीबॉडी बना ली, उसने करीबन 100 एंटीबॉडी बना ली अलग अलग टाइप के, और वेरिएबल चेंजेस कहाँ थे, केवल यहाँ चेंजेस था, ठीक है, केवल यहाँ चेंजेस था। और वो चेंजेस करता 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 अल्टीमेटली 100 एंटीबॉडी बनाने के बाद 101 वाली जो एंटीबॉडी थी वो बनी, और उसने जाकर के एंटीजन को क्या करा, डिस्ट्रॉय करा। और इसमें ही टाइम लगता है, इसमें ही हमें 5 to 7 डेज लग जाते हैं, समटाइम 10 डेज लग जाते हैं। और ऐसा ही कोरोना के साथ हो रहा है, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वो नए टाइप का एंटीजन है और वो थोड़ा सा डेंजरस है। दैट्स वाई 14 डेज का टाइम लग रहा है, 10 डेज तो लग ही रहे हैं, कम से कम 10 डेज। और उन 10 डेज के अंदर वो कितना नुकसान कर सकता है ना। सो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये एंटीबॉडी इसीलिए टाइम लगता है बनने में, और इसी टाइम को हमें कम करने के लिए हमने एक तरीका अपनाया, वैक्सीनेशन। कि हम ऐसा क्या करें कि मेमोरी सेल भी बन जाए, क्योंकि मेमोरी सेल बनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगली बार आया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स से बना हुआ मेमोरी सेल वहाँ पर अवेलेबल था। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, मेमोरी सेल बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मेमोरी सेल बन गई और फिर हमने कहा कि 5 से 10 दिन लग जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमने एक तरीका निकाला, उसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन। ऐसा क्या किया जाए कि बॉडी को नुकसान भी नहीं हो और एंटीबॉडी भी बन जाए, और साथ ही साथ क्या हो जाए, मेमोरी सेल भी बन जाए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
ये वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है। वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने क्यों वैक्सीनेशन हम करवाते हैं। वैक्सीनेशन सेम ही है, वही एंटीजन है, और वैक्सीनेशन में भी वही एंटीजन है जो हम एक्चुअली नेचुरली किसी एंटीजन से इंटरेक्ट करेंगे हमारा बॉडी। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है और ऐसा हमने क्यों किया, और इससे हमें फ़ायदा ही मिल रहा है वैक्सीनेशन से। हाँ, ये हमारा ये कंट्रोल्ड टाइप का एंटीजन है। दिस इज द कंट्रोल, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन। हमने इसे कंट्रोल करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बशर्ते वो क्या करता है, हमारा बॉडी उसके वो तो वही समझेगा, हमारा बॉडी उसको एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा और उसी की तरह रिस्पॉन्स करेगा। अब वो हो सकता है उसको 10 दिन भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। आ रही बात समझ में? जैसे पोलियो के अंदर होता है, जब तक बॉडी एंटीबॉडी बनाए उससे पहले बच्चा बीमार पड़ जाता है, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब तक एंटीबॉडीज बने। और इसीलिए पोलियो की हम इसको वैक्सीन देते हैं हमसे, कि ताकि पहले से ही एंटीबॉडी बन जाए। और हम ये भी कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम उसे वैक्सीनेशन देंगे पोलियो का, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा इम्यून सिस्टम। आ रही बात समझ में? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यस, और वो वाटर जनरेटेड होता है, वाटर बॉर्न डिजीज है। हाँ हाँ, बच्चों को, स्पेशली बच्चों के अंदर बहुत, देखो बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है। बच्चे क्यों जल्दी बीमार पड़ते हैं? वो तो अभी भी आएंगे इस दुनिया में 3 साल का, 4 साल का, वो तो अभी 5 साल के बच्चे तक के लिए ही होता है केवल। तो वो क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना हमारा होता है, क्योंकि हम तो उसको सरपास करके पास करके आ चुके हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे एंटीजन्स के साथ हमारा इंटरेक्शन हो चुका है, हमारा बॉडी बहुत अच्छे से उससे मेमोरी से इकट्ठी कर लिए, हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं, हमारा बॉडी एक्सपीरियंस कर चुका है काफ़ी सारे एंटीजन्स को। लेकिन